तेज थी और गर्मी ऐसी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। शहर की कचहरी के सामने का मैदान सुनसान पड़ा था। बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज और पास की सड़क पर हॉर्न बजाती गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। कचहरी के गेट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां एक पुरानी बेंच पर वकील राघव शर्मा बैठा था। उसके हाथ में एक मिट्टी का कुल्हड़ था, जिसमें गर्मा गर्म चाय थी। राघव ने चाय की एक घूंट ली और आंखें मूंद कर उसकी खुशबू को महसूस किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। राघव शर्मा, उम्र लगभग 35 साल, शहर का जाना माना वकील था। उसकी तेज बुद्धि और सच्चाई के लिए जुनून ने उसे कचहरी के गलियारों में मशहूर कर दिया था। लेकिन आज उसका मन थोड़ा बेचैन था। सुबह से वह एक मुश्किल केस की सुनवाई में उलझा हुआ था और अब दोपहर के इस समय में वह बस एक पल की शांति चाहता था। उसने अपनी काली कोट की बाहें ऊपर चढ़ाईं, टाई ढीली की और चाय के कुल्हड़ को फिर से मुंह से लगाया। चाय की दुकान के पास कुछ लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई कागजात लिए कचहरी की ओर भाग रहा था, तो कोई अपने वकील से बहस कर रहा था। गर्मी और तनाव का माहौल हर तरफ फैला हुआ था। राघव ने आसपास की हलचल को नजरअंदाज करते हुए अपनी चाय पर ध्यान दिया। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। लड़की की उम्र कोई 20-22 साल रही होगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने साधारण सी सलवार कमीज पहनी थी, बाल बंधे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह राघव के सामने आकर रुकी और बिना किसी भूमिका के बोल पड़ी, सर, मेरे पापा बेगुनाह हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरे पापा को रिहा कर दीजिए। राघव ने कुल्हड़ नीचे रखा और उसे ध्यान से देखा। लड़की की आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अटल विश्वास भी। उसने अपनी बात दोहराई, प्लीज सर, आप मेरे पापा को बचा सकते हैं, वो बेगुनाह हैं। राघव ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में पूछा, बैठिए और बताइए, क्या हुआ है? आपके पापा का नाम क्या है और वो किस मुसीबत में है? लड़की ने बेंच पर बैठने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बैठ गई। उसने अपने हाथों को आपस में कसकर पकड़ा और बोली, मेरा नाम अनन्या है। मेरे पापा का नाम कर्नल विक्रम सिंह है। वो फौज से रिटायर है। उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। किसी ने उन पर हत्या का इल्जाम लगाया है, लेकिन मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। राघव ने भौहें सिकोड़ी। हत्या का इल्जाम? ये गंभीर बात है। क्या सबूत है उनके खिलाफ? और ये साजिश की बात आप क्यों कह रही हैं? अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और बोली, सर, मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में बिताई। वो फौज में थे। अनुशासन और ईमानदारी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग, जो उनके पुराने दुश्मन हैं, ने उन्हें इस केस में फंसाया है। पुलिस ने बिना पूरी जांच किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, बस कुछ गवाह हैं जो झूठ बोल रहे हैं। राघव ने ध्यान से सुना। उसने देखा कि अनन्या की बातों में सच्चाई की झलक थी, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि कचहरी में सच्चाई को साबित करना आसान नहीं होता। उसने पूछा, आपके पापा को कब गिरफ्तार किया गया और केस का स्टेटस क्या है? 2 हफ्ते पहले, अनन्या ने जवाब दिया। अभी वो जेल में है। सुनवाई शुरू होने वाली है। सर, मैंने आपके गवानियों में सुना है, लोग कहते हैं कि आप बड़े से बड़े केस को जीत सकते हैं। आप मेरे पापा का केस लड़िए। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अनन्या की आखिरी बात सुनकर राघव के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैं कुछ भी कर सकती हूं, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसने अनन्या की आंखों में देखा, जहां दृढ़ता के साथ साथ एक गहरी निराशा भी थी। राघव को ऐसे कई लोग मिले थे जो अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अनन्या की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे छू गया। शायद उसकी सादगी, या शायद उसका अपने पिता के प्रति अटूट विश्वास। राघव ने एक पल के लिए अपनी चाय की ओर देखा, जो अब ठंडी हो चुकी थी। उसने सोचा, यह केस आसान नहीं होगा। हत्या का इल्जाम, साजिश की बात और गवाह, ये सब मिलकर एक जटिल जाल बुनते हैं। लेकिन अगर कर्नल विक्रम सिंह सचमुच बेगुनाह है,
तो क्या मैं इस लड़ाई को छोड़ दूं? उसने अनन्या से कहा, ठीक है अनन्या, मैं तुम्हारे पापा का केस देखूंगा, लेकिन मुझे सारी बातें विस्तार से जाननी होंगी। केस के कागजात, पुलिस की रिपोर्ट और जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दो। और हाँ, मुझे सच सच बताना कि तुम्हें क्यों लगता है कि यह साजिश है। अनन्या के चेहरे पर एक हल्की सी राहत की चमक आई। उसने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और राघव की ओर बढ़ाए। ये पुलिस की एफआईआर की कॉपी है और कुछ पुराने खत जो मेरे पापा को मिले थे। इनमें धमकियां थीं। मैंने सोचा ये आपके काम आएंगी। राघव ने कागज लिए और उन्हें जल्दी से देखा। उसकी नजरें तेजी से शब्दों पर दौड़ रही थीं। कागजों में कुछ ऐसी बातें थीं जो वाकई संदेह पैदा करती थीं। धमकी भरे खत, कुछ अस्पष्ट गवाहों के बयान और पुलिस की जल्दबाजी। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, राघव ने कहा, मैं इन कागजों को अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन अनन्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और हां, कोई भी ऐसी बात मत छिपाना जो मेरे लिए जरूरी हो। अनन्या ने सिर हिलाया। सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, बस मेरे पापा को बचा लीजिए। वो मेरी जिंदगी का सहारा है। राघव ने एक गहरी सांस ली। दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह जानता था कि ये केस सिर्फ कचहरी की लड़ाई नहीं होगी। अगर साजिश की बात सच थी, तो इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था और उस खेल में शामिल लोग शायद खतरनाक थे। लेकिन राघव को चुनौतियां पसंद थीं। उसने अपने करियर में कई बार असंभव लगने वाले केस जीते थे। तभी अनन्या ने फिर कहा, सर, मैं सचमुच कुछ भी कर सकती हूं, बस मेरे पापा को आजाद कर दीजिए। राघव के मन में फिर वही हलचल मची। कुछ भी कर सकती हूं, ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने अनन्या की ओर देखा, जो अब चुप थी, लेकिन उसकी आंखें जवाब की तलाश में थीं। राघव को लगा कि इस लड़की की बातों में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी ताकत भी थी। वह उठा, अपने कोट की बाहें ठीक की और बोला, अनन्या, मैं तुम्हारा केस लूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मेरे साथ हर कदम पर चलना होगा। अनन्या ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी। थैंक यू सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राघव ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने कागजात समेटे। वह चाय की दुकान से उठा और कचहरी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके दिमाग में अनन्या की आखिरी बात बार बार गूंज रही थी, मैं कुछ भी कर सकती हूं। क्या अनन्या का यह जुनून उसे सच्चाई तक ले जाएगा, या फिर यह केस राघव को किसी ऐसी साजिश में उलझा देगा जिससे निकलना मुश्किल होगा? वह सोचने लगा और उसके कदम धीमे पड़ गए। मैंने उसे झूठा भरोसा देकर अपने फ्लैट में बुला लिया। वो आई थी पूरी उम्मीद के साथ, एक सलवार सूट पहने, आंखों में आंसू लिए और दिल में अपने पिता के लिए एक आखिरी उम्मीद लिए। वो बार बार मेरे पैरों में गिरकर कह रही थी, बस आप चाह लें तो मेरे पापा छूट सकते हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस उन्हें बचा लीजिए। मैंने उसकी आंखों में देखकर सिर हिला दिया और बहुत शांति से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुस्कुरा दी, दर्द में भी एक राहत की मुस्कान। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसकी शरण में वो आई है वो दरिंदा है, इंसान के कपड़ों में छिपा एक हैवान। मैंने उसे बैठने को कहा, पानी दिया। वो कांपती हुई सोफे पर बैठी रही, शायद सोच रही थी कि अब उसके दुख का अंत होने वाला है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका सबसे बड़ा दुख तो अब शुरू होने वाला है। धीरे धीरे मैंने अपने इरादे साफ करने शुरू किए। वो चौंकी, थोड़ा घबराई, पर उसकी मजबूरी ने उसे चुप करवा दिया। आप ऐसा क्यों? उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं मजबूर हूं, मैंने कहा, और अगले ही पल मैंने उसकी सलवार की चुन्नी खींच दी। वो चिल्लाई नहीं, बस अपने बदन को कसकर पकड़ लिया, जैसे शर्म भी अब उसके साथ बेबस हो गई थी। मत कीजिए, प्लीज मत। वो बस यही बोलती रही, बार बार हाथ जोड़ती रही। लेकिन मेरी हैवानियत के सामने उसके आंसू भी हार गए। वो जमीन पर बैठ गई, फर्श से चिपक कर रोने लगी। उसका सूट मिट्टी में लथपथ हो चुका था, बाल बिखरे हुए थे, होंठ सूज गए थे। वो अब भी हाँफ रही थी। आपने मेरा भरोसा तोड़ा,
आप भी वैसे ही निकले? बस यही बोल सकी। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से निकल गया। पर पीछे उसका सिसकना, फूट फूट कर रोना कमरे की दीवारों में गूंजता रहा। शाम के 7 बजे थे। शहर में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। सड़कों पर अभी भी हल्की फुल्की चहल पहल थी। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, रेहड़ी पटरी वालों की पुकार और पास के चौराहे पर बच्चों के खेलने की आवाजें हवा में तैर रही थीं। राघव शर्मा के घर के बाहर एक तंग गली थी, जहां अनन्या रोते हुए बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और चेहरा गुस्से, डर और शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। उसका दुपट्टा कंधे से सरक गया था और बाल बिखरे हुए थे। वह सिसकियां लेते हुए गली में धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर लदा हो। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका मन बार बार उस पल को याद कर रहा था जो अभी अभी राघव के घर में हुआ था। उसने सोचा था कि राघव शर्मा, शहर का मशहूर वकील, उसकी मदद करेगा। उसने पूरी उम्मीद के साथ राघव पर भरोसा किया था कि वह उसके पिता कर्नल विक्रम सिंह को जेल से छुड़ाने में साथ देगा। राघव ने उसे अपने घर बुलाया था, यह कहकर कि वह केस के कागजात को और गहराई से देखना चाहता है। उसने कहा था कि कुछ जरूरी बातें हैं जो वह ऑफिस में नहीं बल्कि अपने घर पर शांति से समझा सकता है। अनन्या अपने पिता को बचाने की आस में बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली गई थी। लेकिन वहां जो हुआ, उसने उसकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। राघव ने उसकी मासूमियत और बेबसी को एक मौके की तरह देखा। उसने अनन्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अनन्या ने विरोध किया, चिल्लाई और आखिरकार किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकली। अब वह गली में सिसकियां लेते हुए चल रही थी। उसका मन बार बार उस पल को याद कर रहा था और वह खुद को कोस रही थी। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो गई? मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? वह सोच रही थी। गली के अंत में एक स्ट्रीट लाइट थी जो टिमटिमा रही थी। अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक पल के लिए रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि राघव उसका पीछा नहीं कर रहा। गली खाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम तेज की। वह नहीं जानती थी कि अब वह कहाँ जाएगी। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई रास्ता। बस एक ही बात उसके दिमाग में थी, अपने पापा को बचाना। लेकिन अब वह यह भी नहीं जानती थी कि यह कैसे होगा। अनन्या ने अपनी सलवार कमीज ठीक की और गली के बाहर सड़क पर निकल आई। सड़क पर कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे। एक ऑटो वाला अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। अनन्या ने एक पल सोचा कि शायद ऑटो लेकर कहीं चली जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ सिक्के और एक पुराना नोट। वह निराश होकर सड़क किनारे बैठ गई। उसका मन बार बार उस पल को याद कर रहा था जब राघव ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। उसने अपने पिता की बात सोची। कर्नल विक्रम सिंह, एक ईमानदार फौजी जो अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में बिता चुके थे। अनन्या को याद आया कि कैसे उसके पापा उसे बचपन में कहानियां सुनाया करते थे, फौज की जिंदगी की, हिम्मत और साहस की। लेकिन अब वही पिता जेल में थे और अनन्या को लग रहा था कि वह उन्हें बचाने में नाकाम हो रही थी। वह सड़क किनारे बैठी रही और आंसुओं ने फिर से उसकी आंखों को भिगो दिया। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें लगा कि वह कोई आम लड़की है जो किसी छोटी मोटी बात पर रो रही है। लेकिन अनन्या का दर्द उससे कहीं गहरा था। वह उठी, अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछा और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। राघव अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। उसने एक गिलास में ठंडा पानी डाला और उसे धीरे धीरे पीने लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर की गली से आने वाली हल्की फुल्की आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ रही थीं। राघव के चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई ग्लानि। उसे लगता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अनन्या की बातें, उसकी बेबसी और उसका मैं कुछ भी कर सकती हूं कहना, ये सब राघव के दिमाग में एक मौके की तरह उभरा था। वह सोच रहा था, वो खुद मेरे पास आई थी। उसने खुद कहा था कि वो कुछ भी कर सकती है। फिर मैंने क्या गलत किया?
राघव ने अपने करियर में कई बार लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाया था। उसका मानना था कि दुनिया यही है, यहां जो मौका भुना ले वही जीतता है। सच्चाई और न्याय की बातें सिर्फ कचहरी के लिए थीं। असल जिंदगी में ताकत और चालाकी ही काम आती थी। वह सोफे पर लेट गया और अपने फोन में कुछ मैसेज देखने लगा। अनन्या की बात को वह पूरी तरह भूल चुका था। उसे लगता था कि यह एक छोटा सा वाकया था जो अब खत्म हो चुका है। वह उठा, अपने कपड़े बदले और रसोई में जाकर कुछ खाने की तलाश करने लगा। रसोई में एक पुरानी टेबल पर कुछ बिस्किट और एक पानी की बोतल पड़ी थी। उसने बिस्किट खाए और सोचने लगा कि कल कचहरी में कौन से केस की सुनवाई है। अनन्या का चेहरा अब उसके दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुका था। वह बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। लेकिन उस रात राघव को नींद पूरी नहीं आई। उसे बार बार कुछ अजीब से सपने आ रहे थे। एक सपने में वह अनन्या को देख रहा था जो रोते हुए उससे कह रही थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पापा को कौन बचाएगा। राघव ने सपने में उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसकी आंखें खुल गईं। वह बिस्तर पर बैठ गया और अपने माथे पर पसीना महसूस किया। क्या बकवास है, उसने खुद से कहा और फिर से सोने की कोशिश की। अगली सुबह राघव हमेशा की तरह तैयार हुआ। उसने अपना काला कोट पहना, टाई ठीक की और अपने कागजात की फाइल उठाकर कचहरी के लिए निकल पड़ा। सूरज की किरणें अब भी हल्की थीं और शहर में सुबह की ताजगी थी। राघव का मन बिल्कुल हल्का था। उसे अनन्या की बातें अब धुंधली सी लग रही थीं। वह सोच रहा था कि शायद अनन्या फिर आएगी, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। कचहरी पहुंचकर उसने अपने सहायक मोहन से पूछा, कोई नया क्लाइंट आया है या कोई पुराना केस पेंडिंग है। मोहन ने कागजों की फाइल उलटते हुए कहा, सर, वो लड़की अनन्या जो कल आई थी वो आज नहीं दिखी। उसने कहा था कि वो सुबह आएगी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। राघव की भौहें सिकुड़ी। उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या वो नहीं आई? उसने अपने मन में सोचा। कल तो इतनी बेचैन थी, आज कहाँ गायब हो गई। उसके दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया कि शायद अनन्या से और फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन फिर उसने खुद को टोका। छोड़ो, कोई और क्लाइंट मिल जाएगा। राघव ने मोहन को कुछ कागजात सौंपे और दिन की सुनवाई में व्यस्त हो गया। कचहरी की भीड़, वकीलों की बहस और जज की टिप्पणियों ने उसे पूरी तरह अपने में उलझा लिया। वह दिन भर सुनवाइयों में व्यस्त रहा, एक केस के बाद दूसरा, फिर तीसरा। कचहरी की गर्मी और तनाव भरे माहौल में उसने अनन्या को पूरी तरह भुला दिया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे थकान महसूस हो रही थी। उसने अपने कोट को सोफे पर फेंका, जूते उतारे और एक गिलास पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया। कई दिन बीत गए। राघव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ गया। नए केस, नई सुनवाइयां और कचहरी की भागदौड़ ने उसे व्यस्त रखा। अनन्या का चेहरा अब उसके लिए सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गया था। वह अपने काम में इतना डूब गया कि उसे अनन्या या उसके पिता के केस की कोई सुध नहीं रही। राघव का जीवन हमेशा की तरह चल रहा था। सुबह कचहरी, दोपहर में क्लाइंट्स से मुलाकात और शाम को घर पर अकेले बैठकर टीवी देखना या कुछ पढ़ना। लेकिन एक दिन जब वह अपने घर में कुछ पुराने कागजात छांट रहा था, उसकी नजर एक फटे हुए कागज पर पड़ी। उसने कागज उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह वही कागज था जो अनन्या ने उसे दिया था। उसमें कर्नल विक्रम सिंह के केस से जुड़ी कुछ जानकारी थी और नीचे एक पता लिखा हुआ था। राघव ने कागज को गौर से पढ़ा। पते में एक छोटे से मोहल्ले का जिक्र था, शिवाजी नगर, गली नंबर 7, मकान नंबर 23। राघव के दिमाग में एकाएक अनन्या का चेहरा कौंध गया। उसे याद आया कि अनन्या कितनी बेचैन थी और कैसे वो उस शाम रोते हुए भाग गई थी। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। क्या वो सचमुच गायब हो गई या शायद वो बस डर गई थी? उसने सोचा। उसके मन में एक जिज्ञासा जगी। वह जानना चाहता था कि अनन्या कहाँ गई। शायद उसका गायब होना केस से जुड़ा था, या शायद राघव के मन में अब तक जो बेपरवाही थी वो धीरे धीरे एक अजीब से डर में बदल रही थी। उसने फैसला किया कि वह अगले दिन उस पते पर जाएगा। वह रात को देर तक जागता रहा। उसने कागज को बार बार पढ़ा। उसमें लिखी जानकारी ने उसे थोड़ा परेशान किया। कर्नल विक्रम सिंह के खिलाफ हत्या का इल्जाम था।
लेकिन अनन्या ने कहा था कि यह एक साजिश थी। राघव को अब यह बात थोड़ी गंभीर लग रही थी। उसने सोचा, अगर यह साजिश है तो क्या अनन्या का गायब होना भी उसी का हिस्सा है? अगली सुबह राघव अपने पुराने स्कूटर पर सवार होकर शिवाजी नगर की ओर निकला। गर्मी अब भी उतनी ही थी और सड़कों पर धूल उड़ रही थी। शिवाजी नगर शहर का एक पुराना इलाका था, जहां छोटे छोटे मकान और तंग गलियां थीं। राघव ने गली नंबर 7 ढूंढी और मकान नंबर 23 के सामने रुक गया। मकान पुराना था, दीवारों पर पपड़ी उखड़ रही थी और दरवाजा टूटा फूटा सा लग रहा था। राघव ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दस्तक दी, इस बार जोर से। फिर भी कोई आवाज नहीं। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और आश्चर्य की बात, दरवाजा खुल गया। राघव अंदर दाखिल हुआ। मकान पूरी तरह खाली था। न कोई फर्नीचर, न कोई सामान, बस धूल और मकड़ियों के जाले। उसने चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें नम थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या जगह है? अनन्या यहां रहती थी, उसने सोचा। वह धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर उसके जूते से हल्की सी आवाजें हो रही थी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न कोई किताब, न कोई कपड़ा, न कोई निशान जो यह बताए कि यहां कोई रहता था। मकान ऐसा लग रहा था जैसे सालों से खाली पड़ा हो। राघव ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद अनन्या ने गलत बता दिया था, या शायद वह यहां कभी रही ही नहीं। लेकिन फिर उसे याद आया कि अनन्या की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह इतनी बेचैन थी, इतनी परेशान थी। क्या वह सचमुच गायब हो गई थी? वह मकान के अंदर और आगे बढ़ा। एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारें और भी ज्यादा जर्जर थीं। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी, जहां दीवार पर एक पुरानी फोटो फ्रेम टंगी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। फोटो फ्रेम में धूल जमी थी, लेकिन उसमें एक तस्वीर साफ दिख रही थी। राघव ने फ्रेम को ध्यान से देखा और उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। फोटो फ्रेम में धूल की परत जमी थी, लेकिन तस्वीर इतनी साफ थी कि उसमें मौजूद चेहरे राघव के दिल को चाकू की तरह चीर रहे थे। तस्वीर में अनन्या थी, उसकी मां थी, और एक बुजुर्ग शख्स था, जो शायद अनन्या का पिता कर्नल विक्रम सिंह था। लेकिन राघव की नजर बार बार उस औरत पर जा रही थी। अनन्या की मां, वह औरत कोई और नहीं, राघव की पुरानी प्रेमिका माया थी। राघव का शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फोटो फ्रेम को देखता रहा, जैसे उसकी आंखें उससे चिपक गई हों। माया का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ वैसा ही था जैसा राघव ने कई साल पहले देखा था। लेकिन इस तस्वीर ने राघव की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल दिया था। अनन्या अनन्या उसकी अपनी बेटी थी। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। वह दीवार के सहारे लड़खड़ाते हुए नीचे बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखें डबडबा रही थीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह बड़बड़ाया। मैंने मैंने अपनी बेटी के साथ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया, जैसे वह उस सच से भागना चाहता हो। राघव और माया की कहानी कई साल पुरानी थी। राघव तब एक नया वकील था, जो कचहरी के गलियारों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। माया एक साधारण सी लड़की थी, जो एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई करती थी। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी और जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राघव और माया एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। राघव को माया की सादगी और उसकी हंसी बहुत पसंद थी। माया को राघव की महत्वाकांक्षा और उसका आत्मविश्वास आकर्षित करता था। लेकिन उनकी कहानी ज्यादा दिन नहीं चली। राघव की महत्वाकांक्षा ने उसे एक अलग रास्ते पर ले गया। वह अपने करियर में व्यस्त होने लगा और माया के साथ समय बिताना कम हो गया। एक दिन माया ने राघव को बताया कि वह गर्भवती है। राघव के लिए यह खबर एक झटके की तरह थी। वह उस समय अपने करियर के शुरुआती दौर में था और शादी या परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने माया से कहा कि वह अभी इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता।
माया ने बहुत कोशिश की कि राघव को मना ले, लेकिन राघव ने उससे दूरी बना ली। कुछ समय बाद माया ने राघव को फोन करके बताया कि वह किसी और से शादी कर रही है। शादी के एक दिन पहले माया ने राघव को आखिरी बार फोन किया और कहा, राघव, मैं जा रही हूं, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा है। मैं इसे तुम्हारी निशानी के रूप में रखूंगी। राघव ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फोन काट दिया। उसके बाद राघव ने माया के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया और शहर का मशहूर वकील बन गया। लेकिन आज इस खाली मकान में उस फोटो फ्रेम ने उसके अतीत को फिर से उसके सामने ला खड़ा किया। अनन्या, जो उसकी बेटी थी, उसके साथ उसने अनजाने में ऐसा पाप कर दिया जिसे वह कभी खुद को माफ नहीं कर सकता था। राघव उस खाली मकान से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें लाल थीं। वह सड़क पर चलने लगा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह बार बार खुद को कोस रहा था। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया? उसका मन बार बार उस पल को याद कर रहा था जब अनन्या रोते हुए उसके घर से भागी थी। वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे रुक गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। मैं कैसा इंसान हूं? मैं इतना नीचे कैसे गिर गया? वह बड़बड़ा रहा था। उसने अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा। मैंने इतना बड़ा पाप किया, मैं अपनी बेटी के साथ। उसकी आवाज में दर्द और ग्लानि थी। राघव 2 दिन तक अपने घर में बंद रहा। वह न कुछ खा रहा था, न किसी से बात कर रहा था। उसका फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वह उसे अनसुना कर देता था। उसका सहायक मोहन कई बार उसके घर आया, लेकिन राघव ने दरवाजा नहीं खोला। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रहता और बार बार अनन्या का चेहरा और माया की तस्वीर उसके सामने आ जाती। 2 दिन बाद राघव ने खुद को संभाला। उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला और शीशे में अपनी परछाई को देखा। मैंने जो किया उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन मैं अनन्या के पिता को बचाकर अपने पाप को कुछ हद तक कम कर सकता हूं। उसने फैसला किया कि वह कर्नल विक्रम सिंह के केस को लड़ेगा और उसे जेल से रिहा करवाएगा। राघव ने अगले दिन कचहरी में कर्नल विक्रम सिंह के केस की फाइल मांगी। उसने मोहन को बुलाया और कहा, मुझे इस केस से जुड़ा हर कागज चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और जो भी सबूत है, सब इकट्ठा करो। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, सर, आप इस केस को क्यों ले रहे हैं? अनन्या तो गायब है और कोई क्लाइंट भी नहीं है। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, बस करो मोहन, ये मेरा फैसला है। राघव ने दिन रात कर्नल विक्रम सिंह के केस पर काम किया। उसने पुलिस की एफआईआर पढ़ी, गवाहों के बयानों की जांच की और पुराने खतों को फिर से देखा जो अनन्या ने उसे दिए थे। उसे पता चला कि कर्नल विक्रम सिंह के खिलाफ साजिश रची गई थी। कुछ पुराने दुश्मनों ने, जो कर्नल के फौजी करियर से जलते थे, ने उन्हें हत्या के झूठे इल्जाम में फंसाया था। गवाहों के बयान में कई खामियां थीं और सबूत इतने कमजोर थे कि उन्हें आसानी से चुनौती दी जा सकती थी। राघव ने अपने पुराने तजुर्बे का इस्तेमाल किया। उसने गवाहों से जिरह की, पुलिस की लापरवाही को उजागर किया और कोर्ट में दमदार दलीलें दी। उसने कर्नल के फौजी करियर और उनकी ईमानदारी को सबके सामने रखा। कोर्ट में उसकी दलीलें इतनी मजबूत थीं कि जज को भी यकीन होने लगा कि कर्नल बेगुनाह है। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद आखिरकार वह दिन आया जब कोर्ट ने कर्नल विक्रम सिंह को बेगुनाह करार दिया। जज ने कहा, इस केस में सबूतों की कमी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को देखते हुए कर्नल विक्रम सिंह को सभी इल्जामों से बरी किया जाता है। राघव कोर्ट रूम में खड़ा था। जब कर्नल विक्रम सिंह को जेल से रिहा किया गया तो वे बाहर आए और राघव के सामने खड़े हो गए। कर्नल ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? राघव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थीं। उसने सिर्फ सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे पता था कि उसने कर्नल को तो बचा लिया, लेकिन अनन्या को ढूंढना अब भी बाकी था। वह अपने पाप को कभी माफ नहीं कर सकता था, लेकिन शायद यह जीत उसकी आत्मा को थोड़ा सुकून दे सकती थी।